घर्षण बल वह संपर्क बल जो गतिमान वस्तुओं या एक गतिमान वस्तुओं और स्थिर सतह के बीच कार्य करता है, जो गतिमान वस्तु को विराम देता है, घर्षण कहलाता है। यह वह बल है जो संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल यह हमेशा सभी गतिमान वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। दोनों की सतहों पर कार्य करता है, हमेशा लगाए गए बल का विरोध करता है। यदि कोई बल बाईं ओर से लगता है, घर्षण दाईं ओर से कार्य करता है। यदि कोई बल को बाईं दिशा से लगाया जाता है, घर्षण बल बाईं दिशा में कार्य करता है। जैसा कि यहाँ दोनों मामलों में घर्षण बल पुस्तक की गति का विरोध करता है। स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग घर्षण बल को मापने के लिए किया जाता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। सतह की प्रकृति। इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए, ईंट को कमानीदार तुला से खींचिए और उस पाठ्यकांक पर ध्यान दीजिए जो ईंट को खींचने के लिए लगाए गए बल को बताता है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए और पाठ्यकांक को लिखिए। अब इसी क्रियाकलाप को ईंट के चारों ओर जूट के थैले का टुकड़ा लपेटकर दोहराइए। आप क्या देखते हैं? जब ईंट को जूट में लपेटा जाता है तो घर्षण अधिकतम होता है, सिर्फ ईंट की तुलना में, और न्यूनतम होता है जब ईंट को पॉलीथीन में लपेटा जाता है। चलिए एक और क्रियाकलाप द्वारा इसे समझते हैं। यहाँ फिर से पेंसिल सेल अलग अलग सतह पर अलग अलग दूरी तय करती है, यानी घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। वास्तव में घर्षण दो सतहों पर अनियमितताओं के संपर्क होने के कारण होता है। दो सतहों पर जितनी अधिक अनियमितताएं होंगी, घर्षण उतना ही अधिक होगा। लेकिन क्यों? हर सतह में अनियमितताएं होती हैं, यहाँ तक कि चिकनी सतहों पर भी बड़ी संख्या में अनियमितताएं होती हैं। दो सतहों पर अनियमितताएं एक दूसरे में फंस जाती हैं। जब हम किसी सतह को हिलाने का प्रयास करते हैं तो हमें अंतःबंधन पर काबू पाने के लिए बल लगाना पड़ता है। खुरदरी सतहों पर बड़ी संख्या में अनियमितताएं होती हैं तो घर्षण बल अधिक होता है। यदि शामिल सतह खुरदरा हो, घर्षण बल में वृद्धि होगी। यदि दो सतहों को जोर से दबाया जाता है। स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण। किसी वस्तु के विरामावस्था से गति करने के क्षण में घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण का एक माप है। वस्तु को कुछ गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल सर्पी घर्षण का एक माप है। किसी डब्बे को
विराम अवस्था में खिसकाना क्या आसान है या पहले से गतिशील होने पर खिसकाना आसान है? बक्सा कब फिसलने लगता है? जब इसकी सतह पर संपर्क बिंदु फर्श पर संपर्क बिंदुओं में बंद होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, तो फिसलने वाला घर्षण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसलिए पहले से चल रहे बॉक्स को फिर से शुरू करना आसान हो जाता है। घर्षण हानिकारक लेकिन अनिवार्य। घर्षण दक्षता को कम कर देता है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच हो, बॉल बेयरिंग हो या जूते के सोल ही क्यों ना हो। कई गतिविधियों के लिए घर्षण बहुत महत्वपूर्ण है। घर्षण न होने पर पेन या पेंसिल से नहीं लिखा जा सकता है। खुरदरी सतह के कारण जब चौक को ब्लैकबोर्ड पर रगड़ा जाता है तो चौक के कण ब्लैकबोर्ड से चिपक जाते हैं और हम पढ़ पाते हैं। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है तो घर्षण न होने पर वह रुक नहीं सकती है। यदि वाहनों के टायरों और सड़क के बीच घर्षण नहीं होता तो उन्हें चालू या रोका नहीं जा सकता था या उनकी गति की दिशा नहीं बदली जा सकती थी। यदि घर्षण नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। घर्षण गर्मी पैदा कर सकता है। जब आप माचिस की तीली को खुरदरी सतह से टकराते हैं तो उसमें आग लग जाती है। जब आप हथेलियों को कुछ देर तक रगड़ते हैं तो आप गर्म महसूस करते हैं, इसलिए सर्दियों में ऐसा करना अच्छा लगता है। लेकिन जब मशीन संचालित होती है तो उत्पन्न गर्मी से ऊर्जा की बहुत अधिक बर्बादी होती है। अतः हम कह सकते हैं घर्षण हानिकारक लेकिन अनिवार्य है। घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। घर्षण का कारण क्या है? वस्तुओं में अनियमितताओं की उपस्थिति तथा सतहों की अनियमितताओं के अंतर्बंधन संपर्क बनाते हैं। तो घर्षण बढ़ाने के लिए हमें सतह का खुरदरापन बढ़ाना चाहिए, जहां अधिक खांचे बेहतर पकड़ प्रदान करते हैं। इसी कारण से हमारे जूते की तली खांचेदार होती है तथा टायर भी खांचेदार होती है। साइकिल में ब्रेक लीवर का भी यही कार्य है। जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो ब्रेक पैड पहियों को नहीं छूते हैं। जब हम ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ब्रेक पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया चलना बंद कर देता है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी को पकड़ सके। जिम्नास्ट बेहतर पकड़ के लिए घर्षण बढ़ाते हैं और अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगाते हैं। कुछ स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है और हम इसे कम से कम करना चाहते हैं। हमें चिकनाई बढ़ाने और सतह की खुरदरापन को कम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं। जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। एक साइकिल चालक और एक मोटर मैकेनिक इन मशीनों के चलने वाले हिस्सों के बीच घर्षण को
कम करने के लिए और दक्षता बढ़ाने के लिए ग्रीस लगाता है। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतर्बंधन काफी दूर होता है और गति आसान हो जाती है। ऐसे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं स्नेहक कहलाते हैं। कुछ मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए गतिशील भागों के बीच वायु की गति का उपयोग होता है। घर्षण को कम करने का एक तरीका पहिया का उपयोग करना है, जैसा हम असबाबों पर रोलर जड़े देखते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण को कम करती है क्योंकि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। इसलिए पहिया को मानव जाति का सबसे बड़ा आविष्कार कहा जाता है। यही कारण है कि छत के पंखे और साइकिल के हब तथा एक्सेल के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तरल घर्षण। हवा तथा पानी और अन्य तरल पदार्थ भी घर्षण बल लगाते हैं जब वस्तुएं उनके माध्यम से चलती हैं। तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है और इस प्रक्रिया में वस्तु ऊर्जा खो देती है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर करता है तरल के सापेक्ष गति पर, वस्तु की आकृति पर तथा तरल की प्रकृति पर। तरल में गतिमान पिंडों को उपयुक्त आकार देकर तरल घर्षण को कम किया जा सकता है और वह है पक्षी का आकार। यही कारण है कि एक हवाई जहाज तथा पक्षी के आकार में समानता होती है, क्योंकि इनकी आकृति से घर्षण कम होता है और ऊर्जा की बचत होती है।